इस्लाम का आना जम्मू कश्मीर में 1300 से 1338 के बीच में इस पीरियड में हुआ। लोगों का भागना भी हुआ और हिंदुओं को मारने की प्रक्रिया हुई थी। लोकल कहावत है कि कशीरी रूज कहाई घर है। कश्मीर में अब सिर्फ 11 घर बचे। तो 31 में एक नए सिलसिले से जो डेमोक्रेटिक डोमेन्स में मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिस तरह से अपने आप एक्सप्रेस करता था, उसका आपको पहला एक देखने को मिल गया उस वक्त। और जब 31 की ये वहाँ पे जिसको वो कहते हैं आज़ादी की लड़ाई का पहला चरण था, उसका पहला विक्टिम तो हिंदू था और लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी। और डाउनटाउन में श्रीनगर में सबसे ज़्यादा हमले कश्मीरी हिंदुओं पे हुए। घरों को जलाया गया, लोगों को मारा गया, लोगों को घरों से बुखार के बाहर फेंक दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? मुस्लिम सर्कल्स में कंसिस्टेंटली एक स्लोगन था, रेलिव गलिव चलिव। रेलिव या मिलो, गलिव या गल जाओ या खत्म हो जाओ, या चलिव या भाग जाओ। इस बात को पॉलिटिकली आर्टिकुलेट तो नेहरू ने किया। और इससे मिलने के बाद जो हिंदू डेलीगेशन, कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन था, उन्होंने प्रण किया कि हम नेहरू को कभी नहीं मिलेंगे। जिन्ना अपने आप को सबसे पॉपुलर लीडर मानते थे मुसलमानों का। शेख महमूद अब्दुल्ला कश्मीरी मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉपुलर लीडर थे। तो ये भी एक राइवलरी थी कहीं पे कि भाई क्या जिन्ना के अलावा भी कोई लीडर हो सकता है मुसलमानों का। शेख अब्दुल्ला एग्रीड टू रिमेन ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि भारत की धरती पे ही भारत के संविधान की मान्यता के साथ एक नए पाकिस्तान का निर्माण करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर होगा। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। टीजेडी पॉडकास्ट के इस संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ गंभीर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर। और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर अजय चुरंगू से कश्मीर के बारे में। आपका स्वागत है डॉक्टर चुरंगू जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। नमस्कार। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो मैं ये पाता हूँ कि आम भारतीय का जो परिप्रेक्ष्य है, जो पर्सपेक्टिव है कश्मीर के बारे में, वो 90s से ही आरंभ होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दें, थोड़ा सा इतिहास में जाएं, कैसे कश्मीर का इस्लामीकरण आरंभ हुआ। हम जानते हैं कि 7 निर्वासन हो चुके हैं, जिसको हम 7th एक्सोडस कहते हैं। वो 1989-90 वाला है, उसको हम 7th कहते हैं। उसके पहले भी 6, उनके बारे में वो कैसे हुए, क्या हुए। और जैसा कि मैंने देखा है कि इन 7 में से 3 जो एक्सोडस हैं स्टार्टिंग 1931, वो तो 20वीं शताब्दी में ही हुए। तो थोड़ा आप दर्शकों को एक हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव देने का कष्ट करें। इस्लाम का आना जम्मू कश्मीर में 1300 से 1338 के बीच में इस पीरियड में हुआ। और उसके बाद सिख इन्वेजन जो कश्मीर का हो, या सिख कहिए, सिख जब कश्मीर में गए और उसका, तो तब तक 3-4 बार जिसको आप कहेंगे एक्सोडस ही नहीं, जिनोसाइडल प्रोसेसेस हुए हैं, मैसिव एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया चल रही है। जिससे सबसे वर्स्ट जिसको आप कहें सिकंदर के समय का, जिसको सिकंदर द आइकनोक्लास या सिकंदर बुत शिकन के रूप में कहते हैं, और उसके समय में कहते हैं कि इतना ज़बरदस्त वहाँ से लोगों का भागना भी हुआ और हिंदुओं को मारने की प्रक्रिया हुई थी। लोकल कहावत है कि कशीरी रूज कहाई घर है। कश्मीर में अब सिर्फ 11 घर बचे हैं और लगभग टोटल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई, जो कुछ समय के बाद थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हुई ड्यूरिंग द जिसको रीन ऑफ बडशाह जिसको बोलते हैं, ज़ैनुल आबदीन बडशाह। और उसके बारे में भी कहानी है कि वो बहुत ज़बरदस्त बीमार हुए और उसके बाद जब कहीं से भी उनका इलाज नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो कश्मीरी हिंदुओं में, कश्मीरी पंडितों में जो
चिकित्सा की पद्धति का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। अगर तुमको कोई ऐसा कोई वैद्य मिलेगा तुमको बचा सकता है। तो उन्होंने कोशिश की कश्मीर से बाहर भी ढूंढने की और कश्मीर के भीतर भी। कश्मीर के भीतर बहुत सा एक वर्ग था हिंदुओं का जो बेस बदल के रह रहा था, और उसी में श्रीवट करके एक वैद्य थे जो वहाँ पे बिल्कुल बेस बदल के ही रह रहे थे, और किसी तरीके से उनको वहाँ पे पहचाना गया या उनको कहीं पे किसी ने ढूंढ के निकाला। कहते हैं कि भाई उन्होंने वहाँ पे विंटर के समय में फूलों को सुखाया जाता था, क्योंकि विंटर के समय में फूल नहीं होते हैं, उनको सुखा के वो फूल फिर सूखे हुए फूल भगवान के चरणों में लगाते थे। तो एक घर उन्होंने देखा कि जहाँ पे बाहर एक सूखे हुए फूलों की माला लटकी है, तो उनको लगा कि शायद ये कश्मीरी ब्राह्मण का घर है। तो कथा है, लोक कथा है कि भाई उन्होंने उसको, तो जब उन्होंने इसका इलाज किया तो उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप बताइए क्या चाहिए। तो उन्होंने उनको बोला कि जो वहाँ से विस्थापन उनका वापस लाइए, और जो यहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है उसको बंद कीजिए। तो इस बात को लेके ज़ैनुल आबिदीन मान गए। हालांकि उनके समय में ही कश्मीर में संस्कृत भाषा का, जिसको आप कहें, ख़त्म होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और पर्शियन का इम्पोजिशन वो भी शुरू हो गया था। लेकिन कुछ समय तक 25-30 साल तक ये, जिसको आप कहें, पीस का माहौल रहा, और फिर से ये हुआ। मुगलों के दौर में भी हुआ। तो कंसिस्टेंटली 3-4 बार एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि जो 47 से पहले 1 लाख से कम संख्या की पॉपुलेशन रह गई थी। 4 बताते हैं ये, एक अच्छा। तो सिकंदर बख्तियार के टाइम पे, और दूसरा फतेह शाह के वक्त वो हो गया अफगान टाइम, और तीसरा हो गया शमसुद्दीन आर्की था, उसके बाद फिर मुगलों औरंगजेब के वक्त, मुगलों के टाइम पे, 4। मुगलों के टाइम पे, और फिर चौथा दुर्रानी के टाइम पे। अच्छा, अब ये देखिए, दुरानी हो गया ना अफगानी, दुरानी हो गया अफगानी। तो होता भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये 4 हो गए। उसके बाद जो 3 आप बोल रहे हैं ये उस समय के हैं जहाँ पे आजकल के इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट शुरू हो गई। हालांकि लोकल भाषा में या लोकल जो वहाँ पे लोगों के लेवल पे, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी थी मुस्लिम मूवमेंट का, क्योंकि सिखों के रूल के बाद रूल आ गया डोगरों का, और डोगरों के रूल को वो एक हिंदू इम्पोजिशन देख रहे थे, वो उसको मोनार्की नहीं सोच रहे थे। और जो वहाँ पे मूवमेंट थी वो मुसलमानों की हिंदुओं के खिलाफ मूवमेंट थी। वो ऐसा नहीं था कि जिसको हम आजकल के कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोल रहे हैं। तो उसमें जो 1931 में वहाँ पे जेल में ट्रायल होनी थी, जिन्होंने इसके खिलाफ बगावत की थी, तो वहाँ पे उस वक्त वो कादिर करके एक व्यक्ति थे, उसने वहाँ पे, कहते हैं, भाषण किया, तो लोग निकले और वहाँ पे एक किस्म से एक बगावत का आह्वान हुआ। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फ्रांस में हुआ, ये ओवरनाइट नहीं हुआ एक इंसिडेंट के कारण। वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रक्रिया चल रही थी, और वो उस प्रक्रिया का प्राइमरीली टारगेट हिंदू था। और जब 31 की ये वहाँ पे, जिसको वो कहते हैं आज़ादी की लड़ाई का पहला चरण था, उसका पहला विक्टिम तो हिंदू था, और लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी। और डाउनटाउन में, श्रीनगर में, सबसे ज़्यादा हमले कश्मीरी हिंदुओं पे हुए, और मोस्ट वल्नरेबल एरियाज में से, जिसको आप कहिए कि पलायन भी हुआ, वहाँ से लोग भाग के आ भी गए। तो एक किस्म से मुस्लिम वर्चस्व की जो एक नए सिलसिले में एक वहाँ पे राजनीति शुरू हो गई, वो उसका एक चरम उस वक्त 1931 का था। ये ब्रेजनली कम्युनल मूवमेंट थी, और जिसको बाद में जस्टिफाई किया गया इन प्रोग्रेसिव जार्गन में कि बड़ी मोनार्की के खिलाफ थी। अगर मोनार्की के खिलाफ थी तो हिंदुओं पे हमले क्यों हुए? खासतौर से जो हिंदू वहां पे रह रहे थे उन पे क्यों हमले हुए? घरों को जलाया गया, लोगों को मारा गया, लोगों को घरों से बुखार के बाहर फेंक दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? तो 31 में एक नए सिलसिले से जो डेमोक्रेटिक डोमेन्स में मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता था, उसका आपको पहला एक देखने को मिल गया उस वक्त। और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में परिवर्तन होना, और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आहिस्ता आहिस्ता से कांग्रेस के साथ अलायंस में आना,
वो भी तब जब उनके सारे वो जिसको आप कहें अटेम्प्ट्स इंडियन मुस्लिम लीग के साथ उसके फ्रेमवर्क में अपने आप को कहीं पे अलाइन करने का जब टूट गए, तो प्रक्रिया कांग्रेस के साथ आने की हुई। तो लेकिन वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बनी? देखिए, एक कॉन्फ्लिक्ट था ब्रॉडर मुस्लिम पॉलिटिक्स में। मुस्लिम लीग समझती थी कि एक मुसलमान पूरे देश का एक इट्स अ मोनोलिथ, और अगर मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है तो कहीं पे इसको अंडरकट नहीं किया जा सकता लोकल एथनिक लॉयल्टी में। जो कश्मीर में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो कश्मीर के संदर्भ में मुसलमानों की एक जिसको आप कहें एक मोमेंट थी, जो आज़ादी के मोमेंट को देखते देखते जहाँ पे लोकल लेवल पे उन्होंने कोशिश की वो आइडेंटिफाई करे, लेकिन मुस्लिम लीग के लेवल पे उनको जो जब मान्यता नहीं मिली, कश्मीरी मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज जब मुस्लिम लीग ने नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता से एक गैप पैदा हो गया। क्योंकि मुस्लिम लीग समझती थी कि अगर उन्होंने ये ऐसा किया, अगर उन्होंने मुस्लिम नेशनलिज्म को या मुस्लिम आइडेंटिटी को लोकल एथनिक आइडेंटिटी के रूप में भी कहीं पे मान्यता दी, तो उससे पूरा कोहेसिवनेस ऑफ मुस्लिम लीग मूवमेंट वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जिन्ना अपने आप को सबसे पॉपुलर लीडर मानते थे मुसलमानों का। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में शेख महमूद अब्दुल्ला कश्मीरी मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉपुलर लीडर थे। तो ये भी एक राइवलरी थी कहीं पे कि भाई क्या जिन्ना के अलावा भी कोई लीडर हो सकता है मुसलमानों का। तो ये दो फैक्टर्स थे प्राइमरीली। आइडियोलॉजिकल फैक्टर ये था कि इसका एक इम्प्लीकेशन था, अगर मुस्लिम लीग मान्यता देती कश्मीरी मुस्लिम मूवमेंट को, तो वो पान इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म जो उस वक्त कुछ लोग बोलते थे उसको अंडरकट करने वाली प्रोसेस थी, उसको ब्रेक करती। क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्शन कहीं पे नहीं किया, कश्मीर में भी नहीं किया, उसके कारण वो कश्मीर में जो लोकल फर्मेंट था मुसलमानों का उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए। जब वो नहीं कर पाए तो एक प्रेशर बिल्ड हो गया, जिसमें वहाँ के कश्मीर में खासतौर से कश्मीरी हिंदुओं ने एक रोल प्ले किया ये मुस्लिम लीडरशिप को बोलने का कि उनका भविष्य भारत के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आप अपने आप को लेकिन सेकुलर फ्रेमवर्क में आप आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो उस आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो बात वहाँ पे लोकली समझ में भी आ गई, और जब वो ये बात सामने आई तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में परिवर्तित किया, और उसमें जो जिसको आप कहेंगे जो लोकल लेफ्ट था, जिसमें एक फ्रंटल रोल कश्मीरी पंडित प्ले कर रहे थे, लोकल लेफ्ट ने शेख अब्दुल्ला को कहा कि भाई तेरे लिए, तेरे सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन तुमको नया कश्मीर, एक प्रोग्रेसिव सेकुलर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सोचना पड़ेगा, एक मुस्लिम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचना पड़ेगा। शेख अब्दुल्ला ने टैक्टिकली समझा कि अगर वो इस पीरियड को वो कैप्चर कर सकते हैं और उस पर वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, तो मुस्लिम इश्यूज को आगे लिया जा सकता था। एक खास छोटे समय में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और प्रोग्रेसिव एलिमेंट जो लेफ्टिस्ट एलिमेंट के साथ अलाइन करके एक मोमेंट को चलाया। वो भी तब जब मुस्लिम लीग ने वर्चुअली उसको बार बार रिजेक्ट किया था। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफॉर्म किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नया कश्मीर के रूप में एक प्रोग्रेसिव एजेंडा सामने रखा, ये दिखाने के लिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में एक नेशनलिस्ट सेकुलर प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो सकती थी, जिसके कारण उसको बहुत ज़बरदस्त मान्यता मिली भारत के लेवल पे, और उसने उसको स्ट्रेंथन किया। एक बात समझनी चाहिए कि शेख अब्दुल्ला वाज नॉट द ओनली लीडर ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स। वो उस वक्त सिर्फ एक ही लीडर नहीं था, लेकिन जब उसने ये बात की, उसके कारण जो मान्यता उसको राष्ट्रीय स्तर पे मिली, उसके कारण उसका पॉलिटिकल स्टैचर और बढ़ गया, और आहिस्ता आहिस्ता, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और शेख अब्दुल्ला को इम्पोज किया जम्मू कश्मीर पे एज द सुप्रीम लीडर, और उसके पीछे ये सोच थी, वो समझ रहे थे कि ये शायद मुस्लिम लीग के साथ नहीं गए। शेख अब्दुल्ला की अपनी एक सोच थी, उसने इस टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। शेख अब्दुल्ला के साथ और भी चीज़ें थी, जैसे ये आपने कहा कि इसको लेजिटिमेसी मिली, इसको महत्व मिला, और इनको वो जो आपके ऑल इंडिया स्टेट्स कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जो प्रिंसली स्टेट्स की जो कांग्रेस हुआ करती थी, उसका अध्यक्ष भी बनाया गया। इनफैक्ट 1947 में ये आपके वो तो बाद की बात हुई ना, वो बाद की बात हुई, क्योंकि बाद में तो वर्चुअली
नेहरू ने तो उसको पूरे जम्मू कश्मीर का ये अल्टीमेट लीडर, सोल लीडर बना दिया। नेहरू ने किसी और को मान्यता नहीं दी। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अंतोगत्वा हम सबको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नया कश्मीर के एजेंडा पे नहीं चला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक, जिसको आप कहें, एक लबादा ओढ़ लिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का, लेकिन उसके भीतर से उन्होंने एक मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जिसको ज़बरदस्त तरीके से चलाया। मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोल को जब हम को एनालाइज करना चाहिए तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी करना चाहिए, क्योंकि वो आजकल के ज़माने में बहुत रेलेवेंट है। जी। वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से पहली ऐसी पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी थी, जी। जो कमिटेड मुस्लिम कॉज के लिए थी, मुस्लिम आइडेंटिटी गोल्स को लेके कमिटेड थी। जी हाँ। जो कमिटेड थी शरीयत को लागू करने के लिए भी। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी थी जिसने पहली बार एक एक्सपेरिमेंटेशन की कि डेमोक्रेटिक डोमेन को इस्तेमाल करके अंदर से एक मुस्लिम राज्य का निर्माण करना। तब तक पूरे दुनिया में जो भी मुस्लिम आइडेंटिटी की मूवमेंट्स थी, वहां पे डेमोक्रेसी और इस्लाम को इनकम्पैटिबल माना जाता था। करेक्ट। वो समझते थे कि भाई ये दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चले। मेरे हिसाब से जो मेरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपनी एक सोच बनाई, उन्होंने डेमोक्रेटिक डोमेन को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया का निर्माण किया ताकि एक मुस्लिम राज्य का निर्माण हो जाए। तो क्या हम कह सकते हैं इसमें कि जो आज एक्सपेरिमेंट मुस्लिम ब्रदरहुड कर रही है, मुस्लिम ब्रदरहुड का एक जो एक्सपेरिमेंट है वो यूएस में और वेस्ट में, आप समझ सकते हैं, कोई 30-40 साल से चल रहा है, उसका प्रीकर्सर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक्सपेरिमेंट था। मैं हैरान हूंगा कि अगर उनको ये इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। देखिए, 47 में जो डिबेट क्योंकि था, मुस्लिम ब्रदरहुड में भी अबुल अला मौदूदी का हाथ था, और यहाँ की जो जमात इस्लामी है कश्मीर की, वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ एफिलिएटेड थी, ना कि जमात इस्लामी हिंद के साथ। तो ये कनेक्शन जो है ये कहीं वर्क कर रहा है। आप मुस्लिम ब्रदरहुड ले लीजिए, अल्जीरिया में जो मुस्लिम मूवमेंट चली उसको ले लीजिए, आप टर्की में जो मुस्लिम मूवमेंट चली वो ले लीजिए। अब इन तीनों में आप देख लीजिए, मुस्लिम ब्रदरहुड टिल रिसेंटली 3-4 दशक तक डेमोक्रेसी को एक मानती थी, एक एंटीथीसिस इस्लाम को, वो समझती थी कि इसको ही खत्म करना है। अल्जीरिया में मूवमेंट चली थी डेमोक्रेटिक डोमेन को लेके कि डेमोक्रेटिक, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मूवमेंट के बाद की मूवमेंट है। टर्की में भी कमाल अतातुर्क के आने के बाद जब उसने डिसमेंटल ही कर दिया और उसने कहा कि टर्की एक अलग मुल्क है और एक सेकुलर नेशन बिल्डिंग की तरफ वो चले, उसके बाद जो वहाँ पे लोकल मुस्लिम मूवमेंट्स थी, उन मूवमेंट्स का आहिस्ता आहिस्ता से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो डेमोक्रेटिक स्पेस को कैप्चर करके अल्टीमेटली पावर में आ जाए। लेकिन इस सारी प्रक्रिया को सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने किया। और देख लीजिए उस वक्त कितना ज़बरदस्त एक अचंभे वाली बात हो गई, जिसका इम्प्लीकेशन आगे आने वाले समय में जो विश्लेषक हैं वो करेंगे। शेख अब्दुल्ला ने किसी तरीके से मुस्लिम लीग के दायरे से जब अपने आप को निकाला, उनके साथ जब उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ और उस विलय का जब एंडोर्समेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया वर्किंग कमेटी में, उसके बाद भी प्रयत्न किया नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर्स ने कि वो जिन्ना के साथ बात करें, और जिसमें लेफ्ट विंग्स, जो लेफ्ट फ्लैंक्स थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मदद की, और पाकिस्तान में कुछ लोगों ने उसकी मदद की कि वो किसी तरीके से जिन्ना से मिले। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने एक्सेशन को एंडोर्स किया, उस वक्त स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के द्वारकानाथ काचरू वहां पे थे। अब वो बहुत खुश हुए कि एक अनकंडीशनल एंडोर्समेंट एक्सेशन का था, कोई कंडीशन नहीं थी। उसके बाद उसको कहा गया कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं, अभी आप इसकी उद्घोषणा पब्लिकली नहीं कीजिए। ओके। He was told that he should not talk about it publicly. और अपनी कांग्रेस की लीडरशिप को बताइए कि हमने ये कर दिया जी। तो जब ये किया जा रहा था, उस वक्त लास्ट एक अटेम्प्ट हुआ कि शेख अब्दुल्ला को बेसिकली जिन्ना से मिलाने का। ओके। जो कि वो नहीं हुआ, उसके बाद एक डिफरेंट फॉलो, क्योंकि जिन्ना ऑलरेडी ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर ऑन J&K। वो तो ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गई थी, पूरी मोबिलाइजेशन हो गई थी। शेख अब्दुल्ला को उसने रिजेक्ट किया, शेख अब्दुल्ला के साथ वो वहां पे मिला नहीं, और बाद में जब शेख अब्दुल्ला यहाँ पे आ गया, उसके पास फिर कोई विकल्प नहीं रहा था। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन, दोनों चीजें ट्रैक साइमल्टेनियसली चल रहे थे। एक ट्रैक था कि कांग्रेस के साथ कोई अलायंस चले, दूसरा ट्रैक था कि मुस्लिम लीग के साथ कोई अलायंस चले। मुस्लिम लीग के साथ अलायंस क्लिक नहीं हुआ क्योंकि जिन्ना को लग रहा था कि कश्मीर उसके मुंह में है, कश्मीर को आगे नहीं चलाया जा सकता था। शेख अब्दुल्ला डेस्परेटली अपने पॉलिटिकल पावर को बचाने के लिए उस वक्त फिर इस साइड आए। इसमें ये भी कहते हैं कि इनके बीच में ईगो टसल थी और जिन्ना जो है वो इस तरह का पॉपुलर लीडर बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वो मैंने पहले ही आपको कहा कि ये मुस्लिम लीग को लग रहा था कि कश्मीरी मुस्लिम सब नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म को अंडरकट कर रहा है और वो बड़ा आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान की यूनिटी के लिए बड़ा डैमेजिंग रहेगा। दूसरी बात था कि शेख अब्दुल्ला कश्मीरी मुसलमान में एक पॉपुलर लीडर था और उसकी अपील वहां पे थी जिसको जिन्ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि शेख अब्दुल्ला की तरफ से और शेख अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसकी जो लेफ्ट फ्लैंक की तरफ से कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान के इस फैज अहमद फैज और सलमान तासीर ने बड़ा काम किया कि किसी तरीके से एक क्लिंच हो जाए। ये क्लिंच नहीं हुआ। अब देख लीजिए एक्सेशन हो गया और एक्सेशन सीज फायर के बाद नेहरू ने एकदम से बात शुरू की, आई थिंक 1 जनवरी 1949 से शुरू की इसके साथ बात कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कर रहे हैं। हम आप इसके पहले भी तो बहुत कुछ हुआ ना कि जो 47 की जो लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान के साथ में लड़ाई में शेख अब्दुल्ला को वहाँ पर अनौपचारिक रूप से बहुत सारे अधिकार दे दिए गए। पहले यहाँ पर लाया गया प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उस समय मेरे ख्याल से जब लड़ाई शुरू हुई थी तब रामचंद्र काक थे, फिर रामचंद्र काक के बाद फिर मेहरचंद महाजन को लाया गया और फिर 48 के शुरू में शायद फरवरी में उनको हटा के और शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना के उनको जो राज प्रमुख के ऊपर के अधिकार होते हैं वो दे दिए गए, जो किसी और स्टेट में, किसी भी और प्रिंसली स्टेट में जो किंग था, जो वहाँ का जो राजा था, उसको अंडरकट नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर किया गया, रूलर को अंडरकट किया गया। महाराजा हरी सिंह ने 2 डिसीजन ले लिए। एक डिसीजन ले लिया रामचंद्र काक को हटाने का और मेहरचंद महाजन को एस्टैब्लिश करने का। फिर जब एक्सेशन का इशू आ गया और किसी भी तरीके से नेहरू चाहता था कि ये इसको लाए एज द मेन लीडर ऑफ J&K, इसको मान्यता दे महाराजा नेहरू। तो जब ट्राइबल, जिसको आप कहें पाकिस्तानी इन्वेजन हुआ, जिसको ट्राइबल इन्वेजन कहते हैं, उसके बाद एक्सेशन की बात आ गई। अब जान के लाले सिर्फ बाकी लीडर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं थे, इसमें पॉलिटिकल जान के लाले शेख अब्दुल्ला के लिए भी थे। तो शेख अब्दुल्ला समझ रहा था कि अगर अब क्लिंच नहीं हुआ तो फिर कब क्लिंच होगा। तो जब मेहरचंद महाजन गए कश्मीर के एक्सेशन की बात लेके, इनके पास गए नेहरू के पास, तो नेहरू ने कहा कि भाई तुम्हारे लोगों की एंडोर्समेंट तुमने लोगों से पूछा है कि नहीं पूछा, मैं किस तरह से कर सकता हूं। तो उन्होंने उनको ये कहा कि भाई लीगली इट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, कहीं पे भी इस प्लान का कहीं पे किसी, ये तो प्रिंसली स्टेट के हेड को डिसाइड करना है किस डोमिनियन के साथ जाएगा। तो उसने बोला कि मैं तब तक नहीं। वो ये जो था इनका एक शेड्यूल हुआ करता था, शेड्यूल 11 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक्सेशन प्रोवाइड करता था, सारे एक्सेशन उसी में हुए। अच्छा, यहाँ पे नेहरू उसको बोल रहा था कि तुमने बाकी लोगों से, बाकी लोगों का मतलब था कि शेख अब्दुल्ला से पूछा कि नहीं पूछा। अब शेख अब्दुल्ला बाहर खड़ा था, वो देख रहा था, इसलिए इसको मेहरचंद महाजन ने उसको कहा कि भाई देखिए हालात इतने क्रिटिकल हैं, वहाँ पे लोग मारे जा सकते हैं, इन्वेजन हो गया है, अगर आप एक्सेशन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मेरे को महाराजा ने कहा कि तुम जाओ और फिर यही एक्सेशन ऑफर करो जिन्ना को। जब इस लेवल पे बात पहुंची तो शेख अब्दुल्ला कहते हैं अंदर आ गए और उन्होंने उसको कहा कि इस वक्त मान लो इस बात को। तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको पहले ही कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव लीडर शेख अब्दुल्ला है। ये पहले से मानसिकता कांग्रेस की बनी हुई थी और इसको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देने की बात ये भी पहले से ही तय हो गई थी, और महाराजा को वहां से एब्डिकेट करके बाहर जाना है, ये भी पहले ही तय हुआ था। उनको तो बॉम्बे भेज दिया था इन्होंने। अच्छा, तो जो ये प्रक्रिया चल रही थी, इस प्रक्रिया में 2 पहलू थे। एक तो नेहरू की सोच, दूसरी ये भी सोचे कि कांग्रेस में कोई ऐसा फोर्स, स्टेबलाइजिंग फोर्स नहीं था जो कम से कम फुट डाउन करता कि भाई हमने, महाराजा हरि सिंह बहुत रीजनेबली एक्ट कर रहा हर एक लेवल पे, लेकिन अब हमको उसको ह्यूमिलेट करके यहाँ से उखाड़ना नहीं है। और वो पॉलिटिकली भी स्टेबलाइजिंग नहीं होगा क्योंकि
पूरा जम्मू और लद्दाख और कश्मीर का एक बहुत बड़ा वर्ग उनको मान्यता देता है, उनका आदर करता है। हमको नहीं करना चाहिए। शेख अब्दुल्ला को इम्पोज करना एज द ओनली लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो स्ट्रेटेजिक एक सुसाइड था जो नेहरू कर रहे थे। लेकिन मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि 47 वॉर हुआ, वहाँ से ट्राइबल्स को उखाड़ा गया, फिर किसी एक स्टेज पे उन्होंने रोका, एक 1/3 ऑफ J&K इट रिमेन्ड विद पाकिस्तान के पास ही रहा, जिसको आजकल हम POJ बोल रहे हैं। ये सब कुछ हुआ और यूं ही इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। मुझे लगता है कि कश्मीर के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कश्मीर का जो बिट्रेयल की प्रोसेस है, ये पॉइंट है। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को बोला कि यहाँ पे, उसने बोला कि तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने व्यक्ति को भेज दो, हम देश के लिए एक नया कानून बना रहे हैं। इसने बोला कि देश का कानून यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। ये बहुत कैटेगोरिकली इसने बात की। अब ये बात थी, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही आधार था जब मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई जहां पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे नेशनलिज्म नहीं आएगा, वहां पे अलग एक राष्ट्र का तो पाकिस्तान बनाने का फंडामेंटल ही वही था। तो जो आधार जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट बनने का था, वो आधार वही था जो पाकिस्तान बनने का आधार। करेक्ट। नेहरू ने इनिशियली इस बात को रजिस्ट किया। उसने बोला कि भाई हमने विद ऑल प्राइड हमने फंडामेंटल राइट्स को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बनाया है। आप अपने लोगों को क्यों डिप्राइव करना चाहते हो फ्रॉम दीज राइट्स? आप क्यों नहीं आना चाहते हो? शेख अब्दुल्ला ने आउटराइट रिजेक्ट किया कि भाई हम जो आर्टिकल 1 है, जो जहां पे टेरिटरीज डिफाइन करते हैं, हम उस पे रहेंगे, लेकिन बाकी यहां पे संवैधानिक प्रक्रिया अलग रहेगी। अब इसकी भी एक इम्प्लीकेशन है। शेख अब्दुल्ला एग्री टू रिमेन ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये दो बातें हैं कि एक स्पेशल स्टेटस स्टेट का निर्माण करना मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पे, ये सिद्धांत था, यही तो पाकिस्तान का सिद्धांत था। तो शेख अब्दुल्ला बेसिकली क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था भारत को कि आप संवैधानिक संरक्षण या संवैधानिक आप इसको मान्यता दे दीजिए कि भारत की धरती पे ही एक मुस्लिम राज्य का निर्माण किया जाए, जो कांग्रेस ने किया, और पाकिस्तान बनाया जाए। इस संदर्भ में अनफॉर्चुनेट बात है कि हिंदू लीडरशिप ने भी इसको, आपको कहीं पे भी, जो मैं आपको ये बोल रहा हूं इसलिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में इसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया कि आप नए पाकिस्तान का निर्माण अब भारत की संवैधानिक व्यवस्था के बीच में कर रहे हो। ये एक कार्डिनल कंट्रडिक्शन अनलीश किया गया ऑन द इंडिया, जिसको उस वक्त वो नेशन बिल्डिंग बोल रहे थे, सेकुलर नेशन बिल्डिंग बोल रहे थे। तो अब ये हुआ, तभी मैं कहता हूं कि पहली बार एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके, एक सेकुलर डोमेन का इस्तेमाल करके एक मुस्लिम राज्य का निर्माण करने की कल्पना ये जम्मू कश्मीर में हुई है। आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें, ये बातें उनको बहुत देर के बाद समझ में आ गई कि आप डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं एक मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए, और वो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में अब हो रहा है। इसलिए उन्होंने इससे प्रेरणा ली है कि नहीं ली है, लेकिन यह बात जरूर है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक मुस्लिम स्टेट की निर्माण की प्रक्रिया के पॉइनियर जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला। तो ये बात बताएं कि जब 370 की बात आती है और उसको सभी ने अपोज किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपोज किया, तो नेहरू की ऐसी क्या सेंसिटिविटी थी शेख अब्दुल्ला के प्रति कि उन्होंने इसको मान लिया कि हाँ भाई ठीक है? उसके पहले भी इन्होंने शेख अब्दुल्ला को एक तरह से वर्चुअली कमांड ऑफर कर दी थी, आर्मी की कमांड। मैंने अपनी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में उसका पूरा वर्णन किया है कि किस तरह से शेख अब्दुल्ला जो थे वो मीरपुरी मुस्लिमों को नहीं चाहते थे, उस चक्कर में कितना मैसेकर हो गया हिंदुओं का वहाँ पे। उन्होंने आर्मी को उड़ी से आगे जाने से रोक लिया, जाने नहीं दिया। ये सब क्या बातें थी कि पंडित नेहरू की कोई सेंसिटिविटी नहीं थी कश्मीरी पंडितों के प्रति, यद्यपि उनकी एंसेस्ट्री कश्मीरी पंडित की थी? इसके जहाँ तक इस सेंसिटिविटी की बात है, इसके बारे में मैं आपको, कश्मीरी पंडित डेलीगेशन इससे 2 बार मिले हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी इमीडिएटली। और वहाँ पे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो लीडरशिप थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मुस्लिम पार्टी के रूप में मानती थी, और वो समझती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेकुलर मान्यता देना एक बड़ा डिजास्टर होगा, क्योंकि बेसिकली एक मुस्लिम कॉमनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स परस्यू कर रही है। इस पर्सपेक्टिव में
शेखुबला की जो कॉमनल मूविंग्स हैं या कॉमनल बिहेवियर है उसके पर्सपेक्टिव में उन्होंने नेहरू को बात की और उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कीजिए। दोनों समय पे जितना भी हमको ओरल टेस्टिमनीज हैं उसको नेहरू ने इनको रिबफ किया, जो लीडरशिप वहाँ पे थी, और इस हद तक उनको कहा कि भाई या तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको कहा था कि फिर हम अपनी पार्टी बनाएंगे यहाँ पे। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेकुलर पार्टी मानते हो तो फिर हम अपनी पार्टी यहाँ पे बनाएंगे। तो इस पे नेहरू भड़क उठे और उन्होंने उसको कहा या तो तुमको नेशनल कॉन्फ्रेंस में जज्ब होना है, या तो खत्म होना है, या तो भागना है। रैलिव सैलिव गलिव, जो ये पहली वाली जो ये आपने ये बात कही, जो एक मुस्लिम सर्कल्स में कंसिस्टेंटली एक स्लोगन था, रलिव गलिव सेलिव, रलिव या मिलो, गलिव या गल जाओ या खत्म हो जाओ, या सेलिव या भाग जाओ। इस बात को पॉलिटिकली आर्टिकुलेट तो नेहरू ने किया, और इससे मिलने के बाद जो हिंदू डेलीगेशन, कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन था, उन्होंने प्रण किया कि हम नेहरू को कभी नहीं मिलेंगे। तो ये जो बहुत बार कहा, जहां तक कश्मीर की लीडरशिप है, कश्मीर की हिंदू लीडरशिप है, वो नेहरू ने जिस तरह से ट्रीट किया उस सिचुएशन को, उसके साथ नहीं थे और उसको आउटराइटली रिजेक्ट भी करते थे। लेकिन जब आज़ादी हुई, कश्मीर का विलय इंडिया के साथ हुआ, और इंडिया की प्रमुख पार्टी जो उस वक्त कांग्रेस थी, जिसने जिसके प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, और जब नेहरू के मुख से ऐसी बात सुनी तो आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटी सी माइनॉरिटी ने कैसे सोचा होगा। तो उन्होंने ये सोचा होगा हमको तो स्टेट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि तुम शेखुबला को सबमिट करो, और इस बात के कहने के कारण किस तरीके की आगे आने वाली सोच का निर्माण होता। इसलिए जो आपने ये पहली बात कही कि ये अच्छा, अपने आप में इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन था। नेहरू बोल रहा था बेसिकली कि जम्मू कश्मीर में रहने के लिए कश्मीर के हिंदुओं को मुस्लिम पॉलिटिकल टिरनी को बर्दाश्त करना है, मुस्लिम बहुल कश्मीर के वर्चस्व को एक्सेप्ट करना है। और यही नेहरू राष्ट्रीय स्तर पे बोल रहा था कि हमको हिंदुस्तान के मुसलमान को अकोमोडेट करना है और मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी टिरनी को नहीं होने देना है। तो एक जगह राष्ट्रीय स्तर पे उनकी सोच थी कि भाई टिरनी ऑफ मेजॉरिटी से माइनॉरिटीज को बचाना है, और वही नेहरू कश्मीर में एक छोटी सी माइनॉरिटी को टिरनी ऑफ मेजॉरिटी के हवाले कर रहा था। ये बिल्कुल सबसे पहले नए भारत का जो उदय हो रहा था, वहां पे इसका एक मेजर जो आप कहेंगे एक आइडियोलॉजिकल बिट्रेयल कंट्री का था, एक कॉन्ट्रडिक्शन था, जो कॉन्ट्रडिक्शन अब इस हद तक फैल गया है कि आप देख रहे हो कि हर जगह से मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अब पान इस्लामिक रूप में हमारे सामने आ रही है। यही एक बात। दूसरी बात जो आपने आर्टिकल 370 की बात की, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, शेखुबला ने जो ही उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने प्रतिनिधि को भेजने की बात हुई, तो वो नेहरू को बोलता है कि यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारा रिश्ता भारत के साथ सिर्फ जो सब्जेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसके साथ ही है, बाकी किसी लेवल पे हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो वो भारत को, भारतीय लीडर्स को बोल रहा था कि वो जम्मू कश्मीर भारत के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ रहेगा, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में नहीं रहेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो एक्चुअली वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि भारत की धरती पे ही भारत के संविधान की मान्यता के साथ एक नए पाकिस्तान का निर्माण करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर होगा। इसमें ये जो इसका आर्ग्यूमेंट था कि जो सब्जेक्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन साइन हुए थे वो तो वही शेड्यूल 11 का जो ड्राफ्ट था, उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ था उसी में हुए थे, उसमें सब में यही प्रोविजन था। लेकिन वो सारे के सारे स्टेट्स जो है एमलगमेट हुए। तो 370 में अंबेडकर के विरोध के उपरांत भी देखिए, जो जिस दिन वो बहस हुई है उस दिन अंबेडकर सभा में उपस्थित होते हुए भी उन्होंने इंटरवेंशन नहीं किया। और ये पूरा का पूरा मसला जो था, वो जो एक पहले यहाँ के रहे हुए थे ना 42 में प्राइम मिनिस्टर अयंगर थे शायद,
या अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कौन थे? हाँ, आयर। अय्यर, तो अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर ने उसको प्रस्तुत किया अब देख लीजिए ये और जो ये- उन्होंने ही जाके बाद में उसको जो डिफेंड करने का प्रयास किया यूनाइटेड नेशंस में, जो कि कहते हैं बड़ी पुअर डिफेंस थी, वो भी वन ऑफ द रीजंस बताया जाता है कि जिसकी वजह से हारे। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि सबके विरोध के उपरांत भी और बाद में उन्होंने इस टास्क को सरदार पटेल के ऊपर छोड़ दिया कि किसी तरह से आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी को मनाओ, क्योंकि वो पूरा का पूरा कांग्रेस जो थी वो पूरी विरोध कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस आर्टिकल 370 का। कि एबनिशो उसी वक्त एक पर्सपेक्टिव, जिसको आप कहिए एक स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव, अभी इसका आइडियोलॉजिकल पहलू मैंने बोला कि जिस सिद्धांत के आधार पे शेख अब्दुल्ला एक स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट की कल्पना कर रहा था, वो सिद्धांत वही था जो पाकिस्तान का सिद्धांत था। और एक्चुअली शेख अब्दुल्ला कह रहा था कि आप भारत की धरती पे, भारत के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंडर एक पाकिस्तान का निर्माण करो। तो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ये है। अब स्ट्रेटजिक डायमेंशन क्या है इसका? और मुझे लगता है कि अब तक उसी स्ट्रेटजिक परवर्शन ने इंडिया को बार बार से अंदर से घात किया। वो ये था कि आप द कोर्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स इज थ्रू द मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पैटर्नेज ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सेकुलरिज्म का जो रास्ता जम्मू कश्मीर में है वो मुस्लिम कम्युनलिज्म के रास्ते से है। नेशनलिज्म का रास्ता जो जम्मू कश्मीर में है वो मुस्लिम अलगाववाद के रास्ते से नेशनलिज्म आ सकता है। बराबर अरुण जेटली तक ये बात चली। अरुण जेटली ने आर्टिकुलेट किया कि जम्मू कश्मीर में हमको मुस्लिम सब नेशनल पार्टी के साथ अलायंस करना है, और चूंकि वो उनको यहां ला सकते हैं। जो ये सोच रही है, जिसका उदय नेहरू से हुआ और अभी भी वो चल रहा है, वो कभी विकृत रूप में हमारे सामने आ रहा है। आपको एक कहा गया ना एक मीटिंग में, मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि यदि आप परास्त नहीं कर सकते तो प्रसन्न तो कर सकते हैं। ये तो मोहन भागवत जी ने कहा है नहीं कि जहां पे आप परास्त नहीं कर, हमको बहुत बार ये कहा गया, आपको होसबोले जी ने कहा है, हमको बार बार ये कहा गया कि भाई आप जितना अपनी थ्रस्ट को बढ़ाएंगे, इसको जेनोसाइड को लेकर, उससे मुसलमान नाराज होगा। तो हमने बोला उससे मुसलमान नाराज कैसे होगा? मुसलमान को तो इस साइड आना है। तो ये बहुत समय से संघ में ये बात चल रही है कि जहां पे आप परास्त नहीं कर सकते तो आप प्रसन्न करो। जो मैंने श्रीभट का एग्जाम्पल लिया, उसके संदर्भ में मोहन जी भागवत ने यह कहा कि भाई श्रीभट ये समझ चुका था, मैं परास्त नहीं कर सकता हूं तो प्रसन्न कर सकता हूं। हालांकि उस सारी घटना को उन्होंने दैट वाज नॉट द प्रॉपर कंटेक्स्ट। जो श्रीभट ने कहा इसका इलाज करके वो उसको मार भी सकते थे, उसी वक्त उसको किल कर सकता था, लेकिन उस वक्त ये ध्यान में जो उसकी अपनी शक्ति थी, यार कम से कम वो मुझे बोल रहा है कुछ भी मांग, तो मैं अपने समाज के, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ मांगू। इट वॉज एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये सोच कि भाई मुसलमानों में सेकुलरिज्म, मुस्लिम कम्युनलिज्म की मान्यता या एम्पावरमेंट से आएगा, ये सिलसिला अभी तक चला। इसको नेहरू ने शुरू किया, ये चलता आ रहा है। तो हमारी अगर कोई सेकुलर नेशन बिल्डिंग कोई पर्सपेक्टिव था, अगर ये पहले से ही कोई सबवर्सिव कॉन्सेप्ट नहीं था, तब इसका सबवर्शन तो खुद इन्हीं बातों से हुआ। अगर राइट टू इक्वालिटी के आधार पे हमको एक नए भारत का निर्माण करना था, तब किसी भी सब नेशनल एंटिटी को मानना ये तो एक आत्मघात था। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस के बनाने वाले थे, उन सब लोगों ने तो सब नेशनल डिनोमिनेटर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। फिर जम्मू कश्मीर में क्यों रिकॉग्नाइज किया, और उस बात को बीजेपी ने क्यों आगे चलाया, और अभी भी क्यों आगे चला रहा है? अब ये बात है, ये स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव की बात है। ये किस तरह से एंट्रेंच हो गई है कि जब आप मुस्लिम पॉलिटिक्स को, मुस्लिम सेपरेटिज्म को, मुस्लिम इश्यूज को डील करोगे, उसके लिए आपको एक अलग ही सांचे का निर्माण करना है। और वो सांचा यही है कि मुस्लिम कम्युनलिज्म को आप जीत सकते हो मुस्लिम कम्युनलिज्म को अपीज करने के माध्यम से। अब ये बात है, ये बीमारी हमारा अब तक, जैसा कि पूरे विश्व में आज तक कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं हुआ। ये लिबरल सोसाइटीज की ये कहीं पे एक मैलेज है, साइकोलॉजिकल मैलेज है, ये अभी तक चलता आ रहा है। तो अब
जो आशा हमारी थी हमारी थी कि आर्टिकल 370 और 35A के बाद इस प्रोसेस से अपने आप को दूर ले जा रही थी, ये आशा अभी हमारी बनी है, लेकिन इस दिशा में कोई कदम उठते नहीं हम देख रहे हैं कि डिसाइसिवली। आपको मालूम है, आपके ही कार्यक्रम में मैंने कहा था कि एक डिजूरे मुस्लिम स्टेट को तो इन्होंने आर्टिकल 370 को हटा के खत्म कर दिया, लेकिन जो डिफेक्टो मुस्लिम स्टेट है, जो आंतरिक व्यवस्था है, जो साइकोलॉजिकल मेकअप है हमको जम्मू कश्मीर को हैंडल करने का, वो अभी वैसा ही है। आपने एक और बात की, देखिए ये प्रश्न है नेहरू ने क्यों किया, ये हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भी देना है कि कांग्रेस पार्टी अगर नहीं चाहती थी, उन्होंने ये क्यों होने दिया। नेहरू सबसे पॉपुलर लीडर नहीं थे कांग्रेस के उस वक्त, इनफैक्ट सबसे पॉपुलर लीडर कांग्रेस के उस वक्त पटेल थे। पटेल ने क्यों ये होने दिया, अंबेडकर ने क्यों होने दिया? पटेल ने तो बल्कि उनको समझा के कहा कि भाई ये नेहरू जी चाहते हैं, इसको कर दो, ये अच्छा, तो टेम्परेरी है। अच्छा, अब देख लीजिए, ये देखिए, ये भी बात है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। बात ये है कि अगर कोई चीज एबनिशो आपकी विचारधारा के मूल पे घात करती है, उस वक्त तो आपको व्यक्ति निष्ठा रखनी ही नहीं है। हमको ये कहा गया कि भाई, पटेल ने अपने बायोग्राफर से कहा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री बाहर थे और अगर मैं इसको पास नहीं करता तो वो मुझे अपने प्रधानमंत्री के साथ मेरी निष्ठा पे क्वेश्चन। अरे, देश से ज्यादा प्रधानमंत्री भी देश से ज्यादा नहीं है। तो ये सब लोग, अंबेडकर, पटेल, इन्होंने क्यों होने दिया और बाद में इस पे बात भी क्यों नहीं की? तो हम एक विषम, एक फार मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि जब हमको कांग्रेस का विश्लेषण करना है, गांधी, नेहरू और पटेल को इकट्ठे देख के करना पड़ेगा। जब मैं ये बात कहता हूं, मैं कहीं पे पटेल को इंडाइट नहीं करना चाहता हूं उसकी अच्छी चीजों के लिए, लेकिन यह भी समझना है कि बहुत सी चीजें उनके तत्वदान में हुई। हम खुद ही अपनी रैशनलाइजेशन क्यों बनाते हैं? नेहरू ने एबनिशो पहले दिन से, जिसको वो सेकुलर नेशन बिल्डिंग बोलते थे, जिसको वो डेमोक्रेटिक नेशनल बिल्डिंग बोलते थे, उसका सबवर्जन किया और वो प्रोसेस जम्मू कश्मीर से शुरू हो गई। कश्मीरी हिंदू नहीं चाहता था नेहरू उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, क्योंकि उनको कश्मीरी पंडित तो उनको जो आइडेंटिटी का बोध ही नहीं था, वो उसके साथ मिले ही नहीं थे। वो बात छोड़िए आप, ही वॉज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड इन यूपी, जहां पे वो बहुत समय से 200 साल से रह रहे थे, कि उसको कोई कश्मीरी पंडित मान्यता का बहुत बड़ा एहसास है। वहां पे भी वहां के लोग उसको नहीं मानते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई एक डबल, एक जिसको फिक्स में हम फंस गए। एक साइड से लोग समझ रहे थे कि वी वर बेनिफिशरीज ऑफ नेहरू वेनेरा, दूसरे साइड से ये मान्यता ही नहीं मिल रही कि फंस गए, नेहरू ने बुरी तरह से फंसाया। तो ये एक अच्छा, थोड़ा अब और आगे चलते हैं। जब यहाँ पर शेख अब्दुल्ला के जो असली जो तेवर है, जो समझ में आ जाते हैं लोगों के, कि वो इलेक्शंस को भी रिग करता है। जब भी इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनकी बनती है, उस इलेक्शन को भी रिग किया जाता है। 75 की 75 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को चली जाती हैं, और उसके बाद भी वो फेंस पे बैठ के पाकिस्तान से नेगोशिएट करता है। अल्टीमेटली नेहरू को उसे गिरफ्तार करके हटवाना पड़ता है, वो भी करण सिंह जी के माध्यम से। लेकिन उसके बाद भी वो जो शेख अब्दुल्ला का प्रोसेस है, उसको वो निरंतर रखते हैं, और उसके बाद वो आता है मोस्ट इनफेमस, जिसको मैं मानता हूं, दी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन में 91 अमेंडमेंट्स किए गए, इंक्लूडिंग आर्टिकल 35A। तो जब शेख अब्दुल्ला इज आउट ऑफ द वे, तब ये करने की क्या आवश्यकता थी? सबसे बड़ा अचंभा तो यही है। देखिए, जब शेख अब्दुल्ला को उन्होंने डिसाइड किया कि हम अरेस्ट करेंगे, वो उस अरेस्ट करने की प्रोसेस में भी अब लोग बोलते हैं कि बहुत सा काम जो महाराजा हरि सिंह ने किया था, जो उनके रोल को लेके, जो उनकी इंटरनेशनल लिंकेजेस को लेके, जो महाराजा के टाइम के गवर्नमेंट ने जो काम किया था, बहुत सी ऐसी बातें उस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस के ध्यान में लाई गई। और जब वो उस वक्त हॉबनॉब कर रहा था गुलमर्ग में जाके, बाकी जगह हम कहीं किसी तरीके से उसको वो एक नई गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन करे, या जो कुछ भी इसके ध्यान में था, तो उस वक्त जो ये प्रक्रिया चल रही थी कि शेख अब्दुल्ला को लेके कांग्रेस ने अपना माइंड क्यों नहीं बनाया उस वक्त। अब जब उसको अरेस्ट किया गया शेख अब्दुल्ला को,
उसके बाद क्या बख्शी गुलाम मोहम्मद ने ये कंडीशन रखी थी कि मैं तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा जब तक आप मेरी इन बातों को नहीं मानेंगे? बिल्कुल उसी नहीं। वक्त उस सारी अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने क्यों नहीं जबकि ये कहते हैं कि साहब कि बख्शी गुलाम मोहम्मद तो इस फेवर में था कि इसको हटा दिया जाए। मुझे नहीं लगा, अजीब बात हो गई। ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने सुनी है। वन ऑफ द फोरमोस्ट जो स्कॉलर्स रहे हैं कश्मीर के उस टाइम के, प्रोफेसर मोहन किशन टेंग, तो उन्होंने कहा कि भाई उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई कि जूही शेख उबला को अरेस्ट कर दिया गया, तो उसके बाद कुछ समय के बाद ही नेहरू ने शेख उबला के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया को शुरू किया। तो जब ये बख्शी गुलाम मोहम्मद को ये बात मालूम पड़ गई, उसने उनको बोला थ्रू सम कश्मीरी पंडित, उन्होंने बोला यार उसको बोलो मैं फिर रिजाइन करता हूं, ये तो मेरी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज ही नहीं होने दे रहे हैं। तो हमारे ध्यान में नहीं, कहीं पे ये नहीं है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कहीं पे प्राइम मिनिस्टर बनने की आप जो चेंज ऑफ पावर है उसके लिए ये रखी थी कि भाई हमको आर्टिकल 370 अगर आप नहीं आगे चलाओगे। ये तो इनका कंस्ट्रक्ट था। तभी मैंने बोला ये एक स्ट्रेटजिक कॉन्स्ट्रक्ट था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को, मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करके हम रूल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का नहीं था, ये तो इंडियन स्टेट का एबनिशो था कि हमको इसी रूट के थ्रू करना है। अभी तक वो चल रहा है, अब तो और भी ज्यादा विकृत रूप इसने धारण कर लिया है। तो जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये फंडामेंटल फ्लॉ है इन द स्ट्रेटजिक थिंकिंग। आपने क्यों ये होने दिया? देखिए आर्टिकल 35A की आपने बात की। आर्टिकल 35A भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत जो उसका स्वरूप है उसका सबवर्जन था, क्योंकि आप इसके माध्यम से इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को रखते थे सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव रिव्यू। कश्मीर की असेंबली में कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स के जो स्वरूप है उसको आप अगर आप सिटीजनशिप को डिफाइन कर सकते हैं तो आप हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे पॉलिटिकल जो बात थी वो ये थी कि कश्मीर का जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक कलर्ड, जिसको आप कहें कलर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हो गई, क्योंकि सारे अपोजिशन के फोरम को खत्म कर दिया गया। एबनिशो एक फैसिस्ट प्रक्रिया थी, ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया थी ही नहीं। इसमें कोई भी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का जो भी कोई सिद्धांत है उसको तो एबनिशो खत्म कर दिया गया। नेहरू जो डेमोक्रेट थे उसने इसको माना आंखें बंद करके, और उस वक्त ये कहा कि ये तो लोकल घटना है। इसका उसने कहीं पे भी नहीं समझा कि इसका पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे इस पे उसका असर पड़ेगा। उसने इस बात को वहां से निकाल दिया इसको। और बाद में जो किया गया इस सारी प्रोसेस में कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को, लोकल कश्मीर के बाशिंदे को आप एक ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी टेरेनी के हवाले करते हो, क्योंकि जो ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया विद दिस रिकॉग्निशन कि ये सब लोगों ने पास किया है, और वस्तुतः वो बेसिकली मुसलमानों ने पास किया था। तो वहां की असेंबली का निर्माण भी हमेशा हुआ जहां पे मुस्लिम प्रेसिडेंट या मुस्लिम मेजॉरिटी हमेशा रहती। तो आप बेसिकली फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को सब्जेक्ट कर रहे थे टू द वीटो ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी। इससे बढ़िया तरीका क्या होता हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को शरीयत कंपैटिबल बनाने का? तो भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से एक शरीयत कंपैटिबल प्रोसेस बनी जहां पे मुस्लिम्स डिफाइन करते आपके फंडामेंटल राइट्स को। इससे बड़ा पाखंड क्या होता? और आप देख लीजिए ये बातें अभी तक किसी ने नहीं की हैं। इसलिए नहीं की हैं, वो डरते हैं कि हम इन बातों को बात करें। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मसलों को उतना नहीं जानता हूं। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल सामने हमारे ये बातें। जम्मू कश्मीर में सिर्फ इतना नहीं था कि आपने एक स्पेशल स्टेटस बनाया था, जम्मू कश्मीर में आपने मुस्लिम स्टेट को बनाया था एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था का निर्माण करके जो दिखने में तो सेकुलर थी लेकिन कंटेंट में वो मुस्लिम कम्युनल थी। अच्छा, इसी को और आगे ले चलते हैं। यही प्रक्रिया जो है अब 1965 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दोबारा लाते हैं, और 1965 में ये शास्त्री जी के समय की बात है, और शास्त्री जी के समय पर उससे पहले भुट्टो के साथ में एक नेगोशिएशन हो चुका है, वो स्वर्ण सिंह कमेटी वाला जो था, जिसमें भुट्टो ने कहा था कि आप कठुआ छोड़ के बाकी सब हमको दे दो।
और आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे पहले तो नेहरू के वक्त पे ही इस तरह की कमेटी बनी जिसमें ये बहुत सारा और कश्मीर और जम्मू देने को तैयार थे। और उसके बाद फिर 65 में शास्त्री जी के समय पर भी जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, बेसिकली सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 54 के बाद जो है वो इन द नेचर ऑफ अमेंडमेंट टू 1954 ऑर्डर है। तो उसमें इन्होंने सदर रियासत को ख़त्म किया, सदर रियासत को इन्होंने गवर्नर कहा, और वो बाय वे ऑफ प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर कहा, प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर कहा। ये उससे पहले तो सदर रियासत और प्रधानमंत्री हुआ करता था। उस समय ऐसा बताते हैं, आप इसको करॉबरेट करेंगे, कि गुलाम मोहम्मद सादिक समय जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि इस समय ये समय ठीक है, 370 को ख़त्म कर दिया जाए। और उसी समय के आसपास ये तो लिखा है स्वयं डॉक्टर करण सिंह ने अपनी बायोग्राफी में कि उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि जम्मू को हिमाचल प्रदेश के जब 66 में, उसके तुरंत बाद जब 66 में रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था पंजाब का, तब उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि जम्मू को हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाकर एक अलग स्टेट बना दिया जाए और कश्मीर को अलग छोड़ दिया जाए। देखिए, मल्टीपल ये इश्यूज हैं। पहला इशू है कि सादिक के टाइम पे जिसको हम कहेंगे कि डिसाइसिव स्टेप्स परमानेंट इंटीग्रेशन के लिए गए। अब सादिक के बारे में दो बातें जानना ज़रूरी है। सादिक एक लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट रहे हैं, और सादिक ने 47 के अराउंड में बहुत ज़बरदस्त कोशिश की कि शेख उबला का किसी तरीके से कोई समझौता जिन्ना के साथ होगा। तो उन सो कॉल्ड पाकिस्तान और इंडिया के साइड से, कश्मीर के साइड जो लेफ्टिस्ट लीडर्स थे, उनके उस ग्रुप के वो सदस्य थे। जब ये प्रक्रिया फेल हो गई तो उसके बाद सादिक ने, जब ऑन दिस साइड नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रहे हैं लीडरशिप के रूप में, या वैसे लेफ्ट फ्लैंक्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रहे हैं, उसमें जो उसने काम किया, एक बात को लेके वो कंसिस्टेंट था। वो था कि भाई इंपीरियलिस्ट जो मैनवर्स J&K में चल रहे थे, जिसको लेके वो रिकॉग्नाइज कर, इनफैक्ट कश्मीर का लेफ्ट, जिसमें कश्मीरी हिंदू भी थे और मुस्लिम लीडर्स में, वो इंपीरियलिस्ट प्रेजेंस को कश्मीर में समझते सबसे बड़ा डैमेजिंग बात है। और वो ही एक रीज़न था उनका कि जब शेख उबला ने का अरेस्ट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया कि भाई इसको अरेस्ट करना चाहे, क्योंकि अब ये प्रो अमेरिकन, ये यहाँ पे एक हमारे इस साइड के हिमालयाज पे अमेरिकन फुटहोल्ड बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता से सादिक कांग्रेस के ब्रॉडर जो पॉलिटिकल विजन के साथ आइडेंटिफाई कर रहा था और कुछ मामलों को लेके जेन्युइनली कर रहा था। उसमें एक था कि भाई अमेरिकन इन्फ्लुएंस को J&K में बढ़ने नहीं देना है, और उसके लेवल पे वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर काम करे या उसकी पार्टी का जो भी लेफ्ट फ्लैंक है वो काम करे, उसके लिए उसका बिल्कुल एक क्लियरिटी थी। इसलिए वो इस बात को समझता था कि स्पेशल स्टेटस किस तरह से एक, जिसको आप कहें, एक इंपीरियलिस्ट इंस्ट्रूमेंटैलिटी बन गया है। कुछ समय तक स्पेशल स्टेटस ने थोड़ा बहुत एक रोल प्ले किया टैक्टिकल, बाद में एक इंपीरियलिस्ट स्ट्रैंगल होल्ड था, ये हमारे गर्दन में एक शिकंजा था। अब फिर वही बात वहीं पे आती है कि जब स्ट्रेटजिक सोच अंदर ये हो कि यही एक साल्वेशन है, अपनी गर्दन को फंदे में रख के, यही आपके जीवन का एक साधन है। यह प्रक्रिया हमारी स्ट्रेटजिक थिंकिंग की रही है। मुझे लगता है नेहरू के पीछे कौन कौन से फोर्सेस थे, जो मदद उनको ब्रिटिशर से मिल रही थी, वो कितनी रिस्पॉन्सिबल थी, और अंदर जो इंडियन लेफ्ट जो बड़ा इन्फ्लुएंस उसके जियोपॉलिटिक्स को कर रहा था, उसकी कितनी सोच थी। लेकिन आज ये, तब तक ये बिल्कुल एक ऑसिफाई हो गया था ये पर्सपेक्टिव कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के माध्यम से ही सिर्फ भारत का हिस्सा रह सकता है और कोई तरीका है ही नहीं। जो ये बात थी, ये बात रैशनैलिटी के बाहर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी के बाहर थी, और एक किस्म से एक सबवर्सिव एक प्रक्रिया थी। यह सबवर्सिव प्रक्रिया आपको नजर आ रही है कि मैंने अभी आपको बात की, मोहन किशन, वो कहते हैं कि भाई वो अपने आप को बड़ा नास्तिक कहते थे। वो बोलते थे मुझे एक ही जगह लगता है भगवान है,
वो कहते थे कि भारत के नेताओं ने बार बार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने की प्रक्रिया का निर्माण किया और बार बार वो हार गए। इसका मतलब भगवान नहीं होने देना चाहता है, इंक्लूडिंग मुशर्रफ फार्मूला जो वाजपेयी ने शुरू किया और मनमोहन सिंह ने उसको क्लाइमैक्स पे लेने की कोशिश की। वो भी जम्मू कश्मीर को देने की प्रक्रिया थी, नहीं हुई। दैव इच्छा नहीं है शायद, और ये नहीं हुआ। ये जो आपने 65 के बारे में पूछा, देखिए ये सामने है आपके, ये क्यों हुआ? रैशनल आर्गुमेंट कोई नहीं है। अब आप कहेंगे कि बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रेशर थे, वो भी नहीं थे। अपनी सोच इनकी क्रिपल्ड थी, अभी भी क्रिपल्ड है। तो अब आते हैं इंदिरा गांधी पर। 1971 में एक बड़ी निर्णायक जीत हुई और उसके बाद हम चाहते तो ये जो कश्मीर इशू था वो हम सेटल कर सकते थे। उनको बहुत प्रेशर था POWs का, और भुट्टो की सत्ता जो थी वो खतरे में थी। उसके बाद भी हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया, और अलावा उसके और आगे जाके शेख अब्दुल्ला को वापस बुला लिया। ये कैसे देखते हैं हम? देखिए 71 वॉर के बाद एक बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई थी कि एक इंडियन स्टेट खुद अपने जो स्ट्रेटजिक जो इंटरवेंशंस हैं उसको रिशेप करता, और पहली बार कश्मीर के संदर्भ में उस पॉलिटिक्स को पैटर्नाइज करने के लिए अपने आप को खड़ा करता जिसको आप कहेंगे कि बिल्कुल लाग लपेट के बगैर भारत के साथ वाला पॉलिटिक्स था। तो हाफ वे सेपरेटिज्म को या हाफ वे सेक्युलरिज्म को अबंडन करता एज ए स्ट्रेटजिक, जिसको आप कहें पर्सपेक्टिव। तो 71 के बाद कश्मीर में भी जो कश्मीर की कांग्रेस थी, जिसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो समझ रहे थे कि शायद अब समय आ गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिवरेज खत्म हो गई। हाफ वे सेपरेटिज्म या जो सबवर्सिव पॉलिटिक्स, बोथ साइड्स प्ले करने वाला पॉलिटिक्स है, वो खत्म हो गया है। और उस वक्त उन्होंने डिसाइसिवली इंदिरा गांधी को कहा कि इंटीग्रेशन की प्रोसेस को आगे ले जाना चाहिए। और जब ये चल रहा था, अंदर से ये आशा बन रही थी कि अब अंतोगतवा जम्मू और लद्दाख में तो विषय नहीं था, कश्मीर में भी भारतीय राजनीति को अब भारत के राज्य के माध्यम से मान्यता मिलेगी। उस तरीके की जो ये होप थी, ये निराशा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक डेस्परेट कोशिश की जा रही है शेख अब्दुल्ला को वापस लाने की। ये किसी के समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों किया जा रहा है। आप शिमला एग्रीमेंट समझ में आया क्या आपके? देखिए शिमला एग्रीमेंट में मुझे मालूम है वो बेसिक लॉजिक ये दे रहे थे कि हमको इसको ह्यूमिलेट करके वापस नहीं भेजना है। ये फॉर्मुलेशन थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो डेमोक्रेटिक विल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये भारत से वापस गया, ह्यूमिलेट हो गए, तो उसके कारण वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप, उनका वर्चस्व बढ़ेगा। हमको पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक लीडरशिप को स्ट्रेंथन करके भेजना है, जिसके कारण आगे आने वाले समय में रिश्ते बदले। ये तो उसी तरह की थिंकिंग है जैसे अमेरिका सोचता था कि हम जो है चाइना के साथ एंगेज करके उसको डेमोक्रेटाइज कर देंगे। नहीं, ये भी है कि लोगों को लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड सेकुलर बन जाएगा सिर्फ डेमोक्रेसी के माध्यम से। जब मुस्लिम ब्रदरहुड मान लीजिए इजिप्ट में अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है और पहले से भी ज्यादा संकीर्ण बातें करता है, ये लोगों की समझ में नहीं आता। या मान लीजिए अर्डोगन है यहाँ के टर्की के, वो डेमोक्रेटिक रूट के बीच में आ गया, डेमोक्रेसी ने उसको सेकुलराइज नहीं किया, लेकिन उसने डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करके कम्युनल पर्सपेक्टिव्स को आगे बढ़ाया। ये बात शेख अब्दुल्ला के साथ भी थी। इंडिया में ये बहुत समय से चल रहा है कि डेमोक्रेसी का आना अपने आप में एक समाज का सेकुलर बनना है, एक समाज का इक्वालिटी के आधार पे एक पॉलिटिक्स को करने का एक लक्षण है। ये सबसे बड़ा गलत इंप्रेशन है। ये उस वक्त कहा गया। पीछे क्या चल रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, वो अपनी एक बातें हो सकती हैं उस पर लोग, लेकिन पहली बात ये कही गई कि भाई अब शेख अब्दुल्ला के पास इंटरनेशनल प्रॉप्स खत्म हो गए। शेख अब्दुल्ला के पास अब पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय करने की प्रक्रिया को मान्यता देने के बगैर कोई चारा नहीं था। और साथ में अगर हमने ये कर दिया, शेख अब्दुल्ला वापस आ गया, तो कश्मीर का मसला खत्म हो गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने इस डबल पॉलिटिक्स का निर्माण किया, जो बोथ वे पॉलिटिक्स या हाफ वे सेपरेटिस्ट सबवर्सिव प्रोसेस को चला रहा था,
या जो व्यक्ति भारत के ही संविधान के दायरे में एक पाकिस्तान को बनाने की प्रक्रिया का एक नेतृत्व कर रहा था, उस व्यक्ति को पाकिस्तान के हारने के बाद पावर देना, ये कितनी बड़ी खुदकुशी है। आप फिर से पाकिस्तान को हरा के आप सबसे बड़े डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर के हाथ में आप पावर दे रहे थे। अब इंडिया में क्या अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कोई नहीं था सोचने वाला जो इसको रोक सके। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब ये बात आ गई कि भाई बातचीत चल रही है और पावर दिया जाएगा शेख अब्दुल्ला को 75 के अराउंड, तो कांग्रेस की लीडरशिप, यूथ कांग्रेस की लीडरशिप मिली और इंदिरा गांधी से मिली, और उसकी कहते हैं कि उसकी कार के सामने कुछ लोगों ने जो मुस्लिम थे अपने आप को, उन्होंने बोला कि आप इसको क्यों ला रहे, हमको मारो, फिर आप अपनी कार हमारे बॉडी के ऊपर से ले जाओ, आप उसको वापस क्यों ला रहे हो। आप इस हद तक प्रतिरोध हुआ, हिंदुओं ने किया ही, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप के भी लोगों ने इसका प्रतिरोध किया कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वो समझ रहे थे ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तब भी, जैसे शिमला आप समझौते में बिना कोई समझौता किए सब कुछ वापस दे देना, वो भी मास्टर स्ट्रोक था। अब इसमें एक आरिफ जमाल की किताब है, उसने उसको बड़ा इलुसिडेट किया। कहते हैं 65 में जब ये बाहर गए, 65 वॉर से पहले, शेख अब्दुल्ला, तो इसने पाकिस्तान के साथ जो बात की है, इसने उनको मैसेज भेज दी कि कहते हैं उन्होंने इससे पूछा है कि भाई अगर हम भेज देंगे, आर्मी को भी भेज देंगे, इन्फिल्ट्रेटर्स को भेज देंगे, तो क्या वहां के लोग रिवोल्ट में खड़ा होंगे कि नहीं। कहते हैं शेख अब्दुल्ला ने उनको कहा कि मेरी मर्जी के बगैर नहीं खड़ा होंगे, लेकिन अगर आपने मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगा, मैं पीओजे के मैं वहां जाऊंगा और वहां से मैं उद्घोषणा करता हूं एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल की, उसका आप सपोर्ट कीजिए। अब अयूब खान के अपने रीजन थे इसको न मानने के, उन्होंने इस बात को नहीं माना, लेकिन भारत सरकार को यह मालूम था कि उसने क्या बात की है पाकिस्तान के साथ। जो व्यक्ति गवर्नमेंट इन एग्जाइल के बारे में सोच सकता है, जो व्यक्ति फिर 1965 के बाद उस वक्त जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है और बाद में जो यहाँ पे आंतरिक युद्ध हुआ, उसका समर्थन करने की बात सोच रहा था, उसको वापस पावर देने की के पीछे कौन सा औचित्य था। वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द सबवर्सिव्स, जो लोग मुस्लिम क्वेश्चन को अलाइव रखना चाहते थे और भारत में अलगाववाद को जिंदा रखना चाहते थे, उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी 75 में। और 75 में 10 साल में, और मुझे लगता है कि कुछ राइटर्स ने लिखा भी है कि पाकिस्तान ने शेख अब्दुल्ला को उस वक्त कहा था कि सिर्फ 10 साल तक हम तुम्हारी मदद नहीं कर, 10 साल तुम होल्ड ऑन करो। वो वापस आ गया, अलगाववाद को जिंदा किया थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स के। अब ये आंतरिक घात करने की प्रक्रिया है, ये हमको समझ में आता है कि अगर दुश्मन करता है, हम खुद ही खुदकुशी क्यों करते हैं, ये बार बार खुद ही खुदकुशी क्यों करते हैं, ये प्रक्रिया हम सामने देख रहे हैं। और मुझे आप माफ कीजिए, 35A और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद हम एक ऐसी ही प्रक्रिया का निर्माण फिर से देख रहे हैं। वही फ्रेमवर्क है सोच का, जो फ्रेमवर्क 71 के बाद स्ट्रेटेजिक सोच थी कि अब हम क्लिंच कर लेंगे। और क्लिंच किस तरीके से करेंगे, मुस्लिम सेपरेटिस्ट या सेपरेटिस्ट फोर्सेस के कुछ लोगों को पेट्रनाइज करके हम क्लिंच कर लेंगे। यही सोच अभी भी है। आपने वैसे बातचीत में ये भी इंगित किया था कि इसके बाद, खैर हम जानते हैं फिर जो पूरा का पूरा जो है किस तरह से आतंकवाद फैला। 82 में कैसे फिर फारूक अब्दुल्ला आए, उनको हटाया, गुलशाह आए, गुलशाह ने जो नाटक किए वो भी राजीव गांधी की बेवकूफ़ियाँ थी। उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला को लाए, और जो कुछ भी हुआ वो मेरी किताब में तो बहुत विस्तार से किया है। वो सब फैक्ट्स की बातें हैं, वो फैक्ट्स की बातें सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया जो थी, उससे पाकिस्तान का कोई भी जो उनको आपने स्पेस दिया 1971 में, वही 2001 तक आते आते आपके सर पर वापस आ पड़ा। आपने कई बार उल्लेख किया है जिनीवा की 2001 की कॉन्फ्रेंस का, तो मुझे लगता है दर्शकों को भी आप उसके बारे में बताएं कि किस तरह से वो पूरा का पूरा जो हमने एक प्रिस्क्रिप्शन सोचा था वो कैसे हमारे सर के ऊपर उल्टा आके पड़ा। देखिए, पाकिस्तान तब तक जो ही कश्मीर में अलगाववाद हुआ और विस्थापन कंप्लीट हो गया, तो उस वक्त जो भी यूनाइटेड नेशन, खास तौर से UNHRC को उन्होंने एक्टिवेट किया था, वहाँ पे ये बात कंसिस्टेंटली की जा रही थी कि भाई कश्मीर में एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है
आज़ादी की लड़ाई चल रही है। भारत एक ऑक्यूपेशन वाली कंट्री है, उसने ऑक्यूपाई किया है जम्मू कश्मीर को, और भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है ये एक ऑक्यूपेशन फोर्स है। तो इस संदर्भ में पूरा डिबेट ग्लोबली कम से कम पाकिस्तान के माध्यम से चल रहा था। हमारे माध्यम से एक प्रक्रिया शुरू हुई। मैं कश्मीरी हिंदुओं की या कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ, तो हमने 90 से ही ये कहना शुरू किया कि कश्मीर में कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये एक जहादी वॉर है, ये एक जहादी स्टेट को निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। और यूं ही जहादियों के हाथ में हथियार आए, इनका पहला जो एक्सप्रेशन था वो कश्मीर के हिंदू को ख़त्म करने का था। तो फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट विक्टिम, फ्रंटल टारगेट हिंदू को बनाया गया, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल एक नेसेसिटी थी जिहाद के लिए। इस माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करना शुरू किया, और जिस कॉन्फ्रेंस की आप बात करें शायद 2001 की थी या 2002-3 में हुई थी, ये एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने लाया था। वो चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत का जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए एक सेंसर हो जाए। तो उन्होंने एक प्रपोजल लाया था। फॉर्चुनेटली उस कॉन्फ्रेंस के टाइम मैं भी जिनीवा में था। मैंने भी अपने तरीके से जो हम कश्मीर में हो रहा है इस बात को सामने लाया, जिसका बहुत असर पड़ा ओवरऑल सोच पे कि भाई बहुत से कंट्रीज ये सोच रही थी कि भाई हमने तो कुछ अलग ही सोचा था, ये तो कुछ और आ रहा है। और जब उस वक्त चेचनिया का, कोसोवो का, ये सारी चीज़ें जो दुनिया में ग्लोबल मुस्लिम मिलिट्री जिसको आप कहें मोमेंट्स चल रही थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब ये देखा जा रहा था तो बहुत से लोगों को ये बातें समझ में भी आ रही थी। तो भारत सरकार तब तक बड़ा ढीली थी, और इस कॉन्फ्रेंस में पूरा मोबिलाइज करके इनके डेलीगेशंस ने काम किया। और मुझे जानकारी मेरे सामने ही हुआ, तो एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में जिसमें फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो भारत के थे, टी.एन. कोल ने प्रेजेंटेशन की, तो उन्होंने ये बात क्लियरली उनको कहा कि भाई आप पार्टीशन के कंप्लीट होने के एजेंडा की बात कर रहे हो। तो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यू बी रेडी टू रिसीव द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन ट्रेन शैक्स। पूरा तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात हुई थी। फिर तो अगर इसको कंप्लीट करना है, जिसको लेके मुस्लिम कंट्रीज परेशान होगी, ये क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगा कि उस साइकिल में जो बातें हैं उसके कारण ईरान ने फिर अपना जो सपोर्ट उस रेजोल्यूशन को वापस किया, और भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज को डाउट्स हो गए उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने में, और बाद में पाकिस्तान के पास एनफ वोट्स नहीं थे टू टेबल इट इन द यूएनएचआरसी, और उन्होंने इस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया। तो पार्टीशन को कंप्लीट करने की प्रक्रिया पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी। वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के, हालांकि ये टोटलिटी जम्मू कश्मीर इज द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। ये बात है, ये कोई भी भारत में बात नहीं कर रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर पार्टीशन प्लान का हिस्सा ही नहीं था। ये प्रिंसली स्टेट्स का एक अंग था, और प्रिंसली स्टेट्स में मुस्लिम लीग के कहने पे, ब्रिटिशर्स के कहने पे ये बात बिल्कुल तय की गई थी कि ये प्रिंसेस तय करेंगे या राजा महाराजा तय करेंगे। तो इसमें कोई भी बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं। इसमें दो बातें जहां तक मुझे याद है, आप इसको सपोर्ट करेंगे कि एक तो पार्टीशन के संबंध में जिन्ना ने खुद ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन मांगा था, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स में जो कांग्रेस का फॉर्मुलेशन था वो ये था कि जनता तय करेगी, लेकिन जिन्ना ने इसको अपोज किया था और ये कहा था कि जो रूलर है वो तय करेगा। और ब्रिटिशर्स ने ये जो जिन्ना का फॉर्मुलेशन था वो माना था। देखिए, जिन्ना की सोच या मुस्लिम एलीट की सोच ये थी, सिर्फ पाकिस्तान बनाने की नहीं थी। बेसिकली यूं ही ब्रिटिशर्स के निकलने की बात हुई तो मुस्लिम जो पॉलिटिकल एलीट था वो ये बात कर रहा था कि किस तरह से, क्योंकि वो समझते थे कि अंग्रेजों के पहले जो हिंदुस्तान था वो मुगलों का हिंदुस्तान था, मुसलमानों का हिंदुस्तान था, इसलिए वो हिंदुस्तान उनको वापस मिलना चाहिए। और वो देख रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये है विमर्श है उसमें अब वो बात है नहीं, अब तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर तय होगा। इसलिए उन्होंने पहली बात की कि हमको एक अलग पहले फुटहोल्ड दिया जाए, अलग नेशन की बात की। नेशन की भी बात नहीं की उन्होंने, अलग स्टेट की बात की। उन्होंने इस्लामिक स्टेट को बिल्ड करने की बात की, क्योंकि नेशन की बात करते तो फिर वो उनके रिलीजियस डॉक्ट्रिन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता, और अभी भी वही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वो बेसिकली विजुअलाइज कर रहे थे ईस्ट और जिसको कहें ईस्ट और वेस्ट में दो पाकिस्तान, और बाद में वो विजुअलाइज कर रहे थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इसको क्या बोलते हैं, जूनागढ़,
जूनागढ़, ये बीच में 3 पाकिस्तान। भोपाल के बारे में भी नजर थी, लेकिन भोपाल वो पूरा एक 1940 में चौधरी रहमत अली ने एक मैप बनाया था जो मेरी पुस्तक के ऊपर वहाँ बिल्कुल। पर है। तो उसमें बहुत सारे, उसमें हैदर आपका निज़ाम का हैदरिस्तान भी है, उसमें छोटे छोटे इनक्लेव्स जो हैं आपको राजस्थान और यूपी और बिहार में भी डाल रखे हैं उन्होंने। तो ये सिर्फ 2 पाकिस्तान की बात नहीं, कॉमनवेल्थ ऑफ पाकिस्तान की बात है। ये कॉमनवेल्थ ऑफ पाक, ये बेसिकली इंडिया के हिंदू को टोटली बाल्कनाइज करके, ब्रेक करके टेक ओवर करने की बात चल रही थी। अब इस प्रक्रिया का हिस्सा पाकिस्तान बनना भी था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। इसी प्रक्रिया का हिस्सा जूनागढ़ में क्या होगा, हैदराबाद में क्या होगा और जम्मू कश्मीर में क्या होगा। जम्मू कश्मीर को लेके वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये कहीं जा ही नहीं सकता है, और वो भी एक रीजन था कि जिन्ना ने शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया। उसको लगा इसके पास कोई लिवरेज ही नहीं है, ये तो हमारे मुंह में है। तो बेसिकली इंडिया को टेक ओवर करके इन ए मुस्लिम स्टेट, ये प्रक्रिया चल रही थी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे थे। अब उस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा अंग फेल हो गया, और मैं कहता हूं कि महाराजा हरि सिंह ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये जो लोग बोलते हैं कि उसने डिले किया, वो क्या करता? कांग्रेस के लीडर्स ने भी उसको कहा था कि तुम डिले करो, नहीं तो ये क्रिस्टलाइज सिचुएशन बाकी जगहों पे हो जाएगी। तो उसके पास वो बहुत से लोग उसको बोलते, तो फरवरी 47 में मेहरचंद महाजन को मांगा था। अच्छा, अब और कांग्रेस ने, यानी नेहरू ने रिफ्यूज किया। महाराजा हरि सिंह समझता था कि कांग्रेस क्लियर नहीं है, अब इसको क्या करना है। फिर दूसरा, उसको अपने एडवाइजर्स में भी, जिसमें कश्मीरी पंडित एडवाइजर ने बोला तुमको वो पॉन बनाएंगे, तुमको एक स्टूज बनाएंगे अगर तूने इसको प्रीएम्प्ट एकदम से कर दिया, नहीं तो उसके पास ऑप्शन थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नहीं चाहता था कि उसका भी एक थोड़ा बहुत रहे उसमें, मैं ये नहीं कहता हूं, जिस तरह से बाकी प्रिंसेस का था उसका भी था, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि उसने कंसिस्टेंटली ब्रिटिशर्स के ओवरचर्स को रिबफ किया। माउंटबेटन को जो नहीं मिले उतना बड़ा साहस किसके पास था? और क्लियरली अपने फिजिशियन को बोले, उसको बोलो कि मैं आज बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। माउंटबेटन डायरेक्टली उसको मिलने के लिए गया। उससे पहले माउंटबेटन ने रेगुलरली उसको पूछा व्हाइल हिज विजिट इन कश्मीर कि भाई तुमको क्या करना। उसने बोला मैं वही करूंगा जो मेरे लोगों के लिए सबसे ज्यादा, जिसमें उनकी भलाई हो। उसने कोई कमिटमेंट नहीं दे दी। तो ये इतनी इजी सिचुएशन नहीं थी जम्मू कश्मीर के लिए। कांग्रेस श्योर नहीं था इसको क्या करना है, क्योंकि कांग्रेस को यह भी लग रहा था कि अगर महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया तो जूनागढ़ का एक्सेशन पाकिस्तान के, फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मल्टीपल बातें चल रही थी जिसके बेसिस पे काम हो रहा था। लेकिन एक बात हो गई, जो प्लान बी था मुस्लिम लीग का कि इंडिया को ही टेक ओवर करना और बाल्कनाइज करने का, वो फेल हो गया। हैदराबाद में उनकी मैकेनेशंस फेल हो गई, जूनागढ़ में उनकी मैकेनेशंस फेल हो गई, जम्मू कश्मीर में उनकी मैकेनेशन, बहुत जगह लगता है कि भगवान ने भी इस बात का साथ दे दिया। बहुत जगह लगा कि कांग्रेस खुद अनसर्टन है, लेकिन फिर भी ऐसे घटनाक्रम होता रहा कि जिसमें ये सारा सिलसिला और भारत की यूनिटी अपने आप होती रही, जैसे कि मान लो दैवी इच्छा है। इस तरीके से खुद वो श्योर नहीं थे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं आज इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट के, देखिए जिन्ना तैयार था 2 करोड़ मुसलमानों को सैक्रिफाइस करने के लिए, बिल्कुल तैयार था। और नेहरू, गांधी, पटेल तैयार थे 4 करोड़ हिंदुओं को सैक्रिफाइस करने के लिए। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो हिंदू वहां पे रहते पाकिस्तान में, उनको कन्वर्ट करने की ही एक ऑप्शन थी और कुछ नहीं थी। इन्होंने क्यों नहीं रियलाइज किया कि खत्म हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट बन रहा था, इंडिया एक सेकुलर स्टेट बन रहा था, और इसलिए यहां पे मुसलमान किसी भी तरीके से राइट टू इक्वलिटी के बेसिस पे एक सिटीजन बनता था। जो लीडरशिप दोनों साइड से करोड़ों लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, वो कितनी भयानक लीडरशिप है, वो कितनी रुथलेस लीडरशिप है, वो कितनी इनसेंसिटिव लीडरशिप है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि 47 में नहीं, उनको मालूम नहीं था और भी खून खराबा होता। खून खराबा ऑलरेडी शुरू हो गया था, डायरेक्ट एक्शन ऑलरेडी हो गई थी, उसके बाद भी इनको मालूम होना चाहिए था क्या होगा। 4 करोड़ हिंदुओं को सैक्रिफाइस करना, 3 करोड़ को, चलो मैं नंबर्स में, करोड़ों की संख्या में सैक्रिफाइस करना, जो लोग कर सकते हैं वैसे लोग आप भी आज भी हैं। मैं तो कहता हूं ये भगवान ने हमको बचाया, 3-3.5 लाख कश्मीरी पंडित बच गए। कर देते हमको सैक्रिफाइस, कौन इनको पूछता। मुझे लगता है कि भारत के जनमानस की शायद इच्छा के कारण ये नहीं हुआ। स्टेट ने तो कुछ भी नहीं किया प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि
हमने 47 में जो झेला है, 47 से पहले जो झेला और जो आप झेल रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी बातें हैं कि जिनका हम संज्ञान आगे आज नहीं लें तो हम खत्म हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय त्रिंगू जी। आपने जो गहरे विषय हैं कश्मीर से संबंधित उनके ऊपर प्रकाश डाला और निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।